लेबनान के अंदर जो है ना वो इशू ये हो गया कि जब मैं उसके बाद लेबनान गया तो पहले तो ये हुआ कि हमारे लोग आ रहे हैं, वहाँ पे जुल्म हो रहा है सीरिया के अंदर, तो पहले तो उन्होंने वेलकम कहने शुरू किया। फिर फ़लस्तीनियों ने वहाँ पर जो साबरा, शतीला और बाकी कैंप्स हैं, उन्होंने कहा कि या तो हमें नौकरी नहीं मिल रही, तो ये यरमूक के से वहाँ 1,60,000 के जो महाजरीन वो यहाँ वहाँ से यहाँ कैसे आ रहे हैं। तो वहाँ पर एक टर्मोइल होना शुरू हो गया कि वो रिश्तेदार, कई लोग थे ना कि इधर से आराम से परमिशन ली, लेबनान से वो चले गए, जनाब बैरूत से डेमास्कस रोड जा रही है, चले गए, मिलके वापस आ गए, फैमिलीज इस तरह इंटरेक्ट करती रहती थी, फ़लस्तीनी फैमिलियाँ आपस में आना जाना मिलना जुलना। लेकिन जो कैंप ही ख़त्म हो गया, तबाह हो गया सारा कैंप, तो सारा लोड जो है लेबनान पे आ गया और यहाँ पर एक नया क्राइसिस पैदा हुआ। जो लोग लेबनान आते जाते रहे हैं इन दिनों में, उनको पता होगा कि वहाँ पर मतलब है कि बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया इन फ़लस्तीनी जो हमास और जो लड़ाई हुई बशारुल असद की। अच्छा, उसके बाद खैर ये हुआ कि उसके बाद वो जो है वो जब ये शुरू हुआ मामला, तो खालिद मिशाल दमिश्क में थे, तो खालिद मिशाल जो है वो भी फिर दमिश्क से वो भी निकल निकल गए। और खालिद मिशाल जो है वो दमिश्क से निकल के फिर मुख्तलिफ जगहों पे आए, फिर इस्तंबुल तो तुर्की में चले गए, कुछ तुर्की में कुछ अर्सा क़याम किया, ये भी उनके साथ ही जाके तुर्की में क़याम पज़ीर हो गए। ये दरमियान में कि इंडोनेशिया, मलाइशिया, इधर उधर की कोशिश की इन्होंने जाने की, लेकिन ये कि अल्टीमेटली ये तुर्की और तुर्की के साथ साथ लेबनान, यानी ये कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल था, यानी जो इनके मातहत इलाका था वो था जो मगरबी किनारा है, ये मगरबी किनारे में हमास के इंचार्ज थे। लेकिन इनका क़याम बैरूत, तुर्की और बाहर होता था, इसलिए क्योंकि वहाँ पे महमूद अब्बास के साथ हमास का कोई मसला ना खड़ा हो। तो एक बड़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। महमूद अब्बास इनसे कहते थे कि आप यहाँ ना आएँ, तो फिर ये नहीं आते थे, कहते थे कि मैं बाहर ही ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो इसीलिए हमास बहुत ज़्यादा फाल नहीं होती थी। मतलब एक खामोश अंडरस्टैंडिंग ऐसे बनी हुई थी कि कभी हमास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी की आपस में लड़ाई नहीं हुई मगरबी किनारे में, क्योंकि वो वहाँ पे इंचार्ज हमास ने एक ऐसी शख्सियत को बनाया जो महमूद अब्बास के करीब थे, तो एक तरह से खामोश सुलह भी हो गई। अब जनाब क्या हुआ कि ये जो हैं ये, लेकिन ये उसके बाद 2014 में ये कहा गया कि ये 3 लोगों का जो कत्ल हुआ है उसमें इनका हाथ है, और उससे पहले भी काफ़ी, और ये 7 अक्टूबर के मामले में ये वांटेड। और अच्छा, अमेरिका ने उसके बाद अगर हम दिखाएं तो 5 मिलियन जो है वो उन्होंने डॉलर्स इनके सर की कीमत रखी हुई थी, और वो जो है वो उनकी वेबसाइट के ऊपर इनका पूरा 5 मिलियन डॉलर्स जो है वो इनके रखे हुए थे, इनके सर की कीमत रखी हुई थी। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो जो है वो ये कल इनको वहाँ पे निशाना बनाया गया, शहीद हो गए। अच्छा, और उसमें अब तरीका ये है कि ये वही बात है कि जो इसराइल काफ़ी दिनों से कह रहा था कि जहाँ पर भी दुनिया में लोग होंगे हम उन्हें निशाना बनाएंगे, और चाहे वो तुर्की में हो, चाहे वो लेबनान में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो किसी और मुल्क में हो। अब इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन हर एक को पता है कि इसराइल ने किया है, ठीक है, मतलब जिम्मेदारी कबूल नहीं की। लेकिन अब इंतज़ार हो रहा है कि सैयद हसन नसरुल्लाह का खिताब किस वक्त होता है। मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ तो उनके खिताब का इंतज़ार हो रहा है। मैंने वहाँ चेक किया कि क्या खिताब आज होगा, तो जो आखिरी इतलात थी उन्होंने कहा जी खिताब कुछ देर में होगा, थोड़ा सा डिले शायद हो जाए, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह खिताब करेंगे। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या ये, क्योंकि अभी तक तो हिजबुल्लाह और जो इसराइल की फ़ौज है उनकी लेबनान की सरहदों पे झड़पें हो रही थी काफ़ी दिनों से, और वो जंग एक्सीलेट नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये बैरूत में हुआ है। बैरूत जो है वो बैरूत यानी लेबनान के दारुल हुकूमत में और उसके मुज़ाफ़ात में, ये दाहिया का इलाका है जहाँ पे हिजबुल्लाह का ज़्यादा होल्ड है। तो वहाँ जो रोड जाती है दाहिया की तरफ, वहाँ पे एक अपार्टमेंट के ऊपर ये स्ट्राइक हुई है। अच्छा, और अब इसमें सवाल ये है कि इसमें जो रिएक्शन होगा क्या वो हिजबुल्लाह का होगा या वो लेबनान का होगा। यानी लेबनान आर्मी भी तो है ना, तो लेबनान के वज़ीर आज़म और लेबनान के स्पीकर जो है, लेबनान की हुकूमत इसके ऊपर रिटेलिएट करेगी या हिजबुल्लाह करेगी। पहली बात तो ये एक सवाल पैदा हो रहा है। दूसरी बात ये कि फौरी तौर पे वो इसका जवाब देंगे तो ये जंग बढ़ के बहुत पूरे खत्ते को अपने लपेटे में ले सकती है। उसकी वजह ये है
उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि शाम जो है इस वक्त, अब आप ये देखें कि शाम और हमास इस वक्त एक पेज पे हैं। पिछले साल 2022 यानी पिछले से पिछले साल 2022 में हमास का पूरा डेलीगेशन गया था और उन्होंने जाके मुलाकात की थी बशारुल असद से। तो हमास और बशारुल असद जो हैं उनके ताल्लुकात वो अरब स्प्रिंग के दौरान जो ख़राब हो गए थे वो बहुत बहाल और बहुत ज़बरदस्त हो चुके हैं। इस और उसमें जो है वो हुआ क्या कि ये यरमूक कैंप को जब तबाह कर दिया, तो यरमूक कैंप को तबाह करने वाला इसराइल उन्होंने सीरिया ने कहा कि या तो फ़लस्तीन निकल गए, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब जो खाली कैंप था तो फ़लस्तीनी तो चले गए वहाँ से, लेकिन वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया दाइश ने। एक नई मुसीबत गले पड़ गई बशारुल असद साहब के, वो दाइश ने कब्जा कर लिया यरमूक कैंप के ऊपर। और यरमूक में इतनी 2015 में जो सबसे ज़्यादा यानी जो तस्वीर आती थी ना कि वो सर कलम हो रहा है, वो यरमूक कैंप के ऊपर दाइश आ गई। अब जनाब वो शाम की फ़ौज उनसे लड़ रही है दाइश से, और पता चला कि तो फिर उसके बाद जो 2015 जो उस वक्त जो दाइश को वहाँ से अगर किसी ने निकाला है मार के, तो वो उसमें रशियंस का हाथ है बहुत बड़ा हाथ है रशियंस का। तो रशियन ने कहा आप यहाँ से निकल जाए, दूसरे इलाके में चले गए। दूसरे इलाके में कुछ को उन्होंने मार दिया, कुछ को आप हथियार डालें, और दूसरे इलाके में दूसरे दाइश वाले एक्टिव हो गए, फिर उनको वहाँ जाके मारा। बहरहाल तो इशू ये हुआ कि ये 2022 में हमास के लोग गए और बशरुल असद से ताल्लुकात बहाल हो गए। इसीलिए इस वक्त एक फ्रंट तो लेबनान का है। देखना ये कि सैयद हसनुल्लाह अच्छा क्या फौरी रिएक्ट करते हैं या रुक जाते हैं, क्योंकि जनरल कासिम सुलेमानी के ऊपर ईरान ने फ़ौरन रिएक्ट नहीं किया था और वेट किया। उसके बाद 3-4 साल बाद आपको नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ जगह पे ईरान, चाहे वो शाम हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो गज़ा या मगरबी किनारा, आपको लेबनान या हूतीज़ हों, आपको लेबनान एक्टिव नज़र आ रहा है। लेकिन ईरान ने फ़ौरी तौर पे रिएक्ट नहीं किया। जनरल कासिम सुलेमानी, जिनकी आज बरसी के मौके पे ईरान में एक वाक़या पेश आया, उसमें बाद में बात करता हूँ। अब देखना ये है कि सैयद हसन नसरुल्लाह क्या फ़ौरी रिएक्ट करेंगे या वेट करेंगे। एक तो ये ना कि फ़ौरी तौर पे रिएक्शन होगा तो फ़ौरी तौर पे अब लेकिन इस वक्त चूँकि सफारत खाने वहाँ पे खुले हुए हैं, लोग मौजूद हैं। एंथनी ब्लिंकन जो हैं, जिन्होंने इस हफ्ते आना था, उन्होंने शायद अपना दौरा मुलतवी किया है, वो शायद अगले हफ्ते आएंगे। अगले हफ्ते आने तक क्या सूरत हाल होगी, क्या मामलात किस रुख पे जाएंगे, हम नहीं जानते अभी, ठीक है। लेकिन हम वेट कर रहे हैं कि सैयद हसनुल्लाह उसमें क्या ऐलान करते हैं। अच्छा, उसी के साथ दूसरा वाक़या जो पेश आया वो पेश आया ईरान में। और ईरान में ये हुआ कि आज चूँकि हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी आ रही है, तो उनकी करमान शहर जो है वहाँ पर, अच्छा अब जो ब्लास्ट हुए तो वो जो ब्लास्ट हैं उसमें ये पहले तो बात आई कि दहशतगर्दी का वाक़या है, लेकिन उसके साथ ही फिर दूसरी इतलात ये भी आ रही हैं। अभी मुसद्दिका इतलात आने तक हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या ये कोई हादसा है कि किसी ने कहा गैस सिलेंडर्स जा रहे हैं या कोई बॉम्बिंग्स हुई हैं। अब तक तादाद जो है वहाँ पे जो शोहदाओं की तादाद 103 से 110 तक बताई जा रही है, और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। लेकिन ये है कि ये अब देखना ये है कि क्या ये इसकी अल्टीमेटली इसमें क्या वहाँ से रिपोर्ट आती है। क्या दहशतगर्दी की बात ईरान करता है या ईरान ये इसमें जो है ये हादसा है, यानी कोई धमाके, कोई गैस सिलेंडर्स हैं या कुछ और है। तो ये अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सरकारी तौर पे ईरान से क्या बात सामने आती है। अच्छा, लेकिन उसमें इशू ये है सारा कि ये जो जंग है, अच्छा हूतीज़ ने आज फिर अटैक किया। अब ज़ाहिर है हूतीज़ भी उधर इंतज़ार कर रहे हैं, उधर वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। ये पूरा खित्ता इतना अदम इस्तेकाम का शिकार होगा। आप यकीन करें अगर ये जंग फैल गई, पहले तो सिर्फ वो जंग थी ना जो इसराइल और पहले लिबनान और इसराइल की जंग होती थी, या कभी शाम और इसराइल की जंग होती थी, या कभी मिस्र और इसराइल की। ये इस जंग का जो इस वक्त जो इसका आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा इसका चेस बोर्ड है, ठीक है। और कल ही खबर आ रही थी कि तुर्की, ये चूँकि तुर्की में रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो बहुत करीब थे तुर्की की क़यादत के भी। और जब इन्होंने जाना था, यानी एक वक्त ऐसा आया कि तुर्की के ताल्लुकात इसराइल से थोड़ी सी बहाल होने की बात चली, तो उस वक्त भी तुर्की ने इनको एतमाद में लिया। खालिद मिशाल भी थे उस मीटिंग में। इन्होंने कहा कि यहाँ थोड़े दिनों के लिए, तो लेकिन ये अल्टीमेटली आते जाते तुर्की में रहते थे। हमास के लीडर्स वहाँ रहते थे तुर्की में, और बड़ी तुर्की ने इवन उनके कहा जाता है कि नेशनलिटीज़ वगैरह भी थी। लेकिन बस और जो तैयब एर्दोगन है, उन्होंने तो कहा हिटलर है,
नेतन्याहू, उन्होंने तो बस सख्त बयान दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी सरजमीन ने पहले ही पकड़ लिया। और फिर जब ये मामला चला तो उन्होंने फिर बताया कि जी एक मोसाद के लोग जो हैं वो एक स्टूडेंट को यहाँ पर जो कि कंप्यूटर का काम करता था, हमने डिस्कस भी किया था, और वो जो इंडोनेशिया चला गया उसको वहाँ मारने की कोशिश भी, और हमने उनकी हुकूमत से कहा कि वो पकड़ो, वो उसको किसी जगह टॉर्चर कर रहे हैं, वहाँ से टॉर्चर कर छुड़ाया जाके उनके लोगों ने। तो ये बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो खामोशी से इन सालों में होते रहे हैं। हर शख्स हर एक को जानता है। मशरिक़ वस्ता की ये जो है ना, ये इन जगहों की खूबी है कि हर शख्स दूसरे को जानता है, और वहाँ पर ये भी पता होता है कि ये आदमी जो है ये कितने में बिकेगा, कितने मुखबरी करेगा, क्या होगा। हर एक पे शक होता है, हर एक पे वो पहले ही माजरत कर लेते हैं कि आप पे शक है, आपकी चीज़ पकड़ी गई है, और मसला ये है कि अगर आप बेगुनाह हैं और ये हैं वो आप कबूल कर लें, वरना ये है कि हम गोली मार रहे हैं, अगर आप बेगुनाह हैं तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमारा मामला। इस तरह करके वो ज़्यादा बात ही नहीं होती मुखबरी। और तो वहाँ जो भी मुखबरी करता है किसी के लिए, किसी भी साइड के लिए, तो वो आप समझ लें कि वो तैयार होता है इस बात के लिए कि मेरा उसके बाद पता नहीं क्या बनना है, तो ना मेरा आउट होना ही होना है, ठीक है। तो मुझे कहाँ पनाह मिलेगी दुनिया में, क्या वो एक अजीब जो है ना उससे तक मसला चलता रहता है। तो अब यह है कि ये तो एक तो ये मामला कि ये जंग जो है ये क्या कैसे रिस्पॉन्ड लेबनान करेगा। देखिए लेबनान के रिस्पॉन्ड करने का मतलब ये, पहले जो हुआ था ना मामला, पहले मामला इस तरह से हुआ था कि वो हिजबुल्लाह और आप समझ लें कि हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग थी, जिसमें वो लेबनान की जंग नहीं थी, ये जो जंग 2006 वाली थी। और उसमें भी जो है वो इसराइल के लिए मसला बन गया था, पूरी अरब वर्ल्ड हिजबुल्लाह। और अब इशू ये, लेकिन उस वक्त सीरिया, आपको याद होगा रफ़ीक हरेरी का इशू, और सीरिया विड्रॉ कर गया, तो इशू चल रहा है। अब वो इशू नहीं, अब सीरिया बिल्कुल एक पेज पे है। अब सवाल ये है कि सीरिया में भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, सीरिया जो है वो दमास्कस के आसपास स्ट्राइक्स हो रही हैं, इसराइल की स्ट्राइक्स हो रही हैं। इसराइल अब ये नेतन्याहू क्या जंग को फैलाना चाह रहे हैं इस वक्त कि वो भाई दमास्कस से तो कुछ नहीं हो रहा ना, वो दमास्कस पे भी, वहाँ पर भी स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अच्छा वो रोक रहे हैं वहाँ पे, वो भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, क्योंकि बशारुल असद को सऊदी अरेबिया अरब लीग मिला है। बशारुल असद, ये लेबनान अरब लीग के अंदर है, ये अरब लीग का हिस्सा है। और इन तमाम दिनों में ये अरब लीग के जो इजलास होते रहे हैं, OIC अरब लीग, उसमें बशारुल असद भी फाल रहे हैं, और उसमें लेबनान की क़यादत भी फाल रही है, उसमें इराक की क़यादत भी फाल रही है, उसमें ईरान की क़यादत, अरब लीग में नहीं OIC में, और वैसे उसे हट के, और तुर्की फाल रहा है। तो मसला ये है, और इजिप्ट में तो ये मुज़ाकरात हो रहे थे, ये मामला अगर इजिप्ट में हो जाता, ये अटैक अगर इजिप्ट में कर देते, कतर में कर देते, तो दुनिया से बिल्कुल किसी और धाने भी जा चुकी होती, क्योंकि वहाँ पे सेंटकॉम है। तो बात ये है कि, और वो नेटो का रुकन है जो, और आर्टिकल 5 नेटो के किसी मुल्क पे अगर अटैक होगा तो तमाम नेटो के ममालिक पे अटैक समझा जाएगा। अगर आप टर्की की सॉइल पे कोई अटैक करते हैं तो टर्की इन्वोक कर सकता है आर्टिकल 5 नेटो चार्टर का, और जो कि कहता है कि जिसके तहत तमाम नेटो के ममालिक जो हैं इस बात के पाबंद हैं, अमेरिका समेत, बरतानिया समेत, कि वो उस मुल्क के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जिसने किसी नेटो रुकन पे की है। तो अब ये इशू जो है ये ज़रा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें देखना दो, एक तो ये कि ये इवेंट्स की तरफ जाते हैं, फिर ये कि जो इब्राहिम रईसी हैं वो तुर्की जा रहे हैं, क्या वो जा रहे हैं या अभी रुकेंगे, क्योंकि ईरान के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा। और दूसरा ये कि सैयद हसनुल्लाह खिताब क्या होता है, रिस्ट्रेन करते हैं या किसी जंग का या फौरी कार्रवाई, या अभी एक खामोशी अख्तियार, और फिर उसके बाद एक, और क्या एंथनी ब्लिंकन आते हैं, अमेरिकन स्ट्रेटजी क्या है, बाकी अरब ममालिक दरमियान में जो हैं जिन्होंने अपने मामलात हमास के साथ और हिजबुल्लाह और बाकी तरीक़ों से, वो पब्लिकली तो ज़ाहिर है कि कहते हैं कि हम साथ हैं, साथ नहीं है, लेकिन एक तरह से उनका साथ भी देते हैं खामोशी के साथ। तो बात यह है कि ये अब ये जंग किस तरफ जाती है, तेज़ी के साथ फैलती है, पाकिस्तान पे क्या असर है कि आपके पड़ोस में हो रहा है सारा मामला, सही, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी हो रही है, और पड़ोस में ये पता नहीं दहशतगर्दी थी, हादसा था, क्या था, इसकी डिटेल्स आएंगी तो बताएंगे जो कुछ